साथियों, सन 2025 में हमें कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जहां पति पत्नी के विवाद के चलते कई पुरुषों के द्वारा अपनी पत्नी और उसके मायके वालों से तंग आकर के आत्महत्या कर ली गई है। आपको याद होगा अतुल सुभाष का केस, बंगलौर का वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक कानपुर का ही मामला। कानपुर की सखी केंद्र की संचालिका महामंत्री नीलम चतुर्वेदी जी मेरी बड़ी बहन की तरह हैं। उनका बेटा मुंबई में फिल्म डायरेक्टर था। पत्नी के विवाद के कारण पत्नी और उसके घर वालों के द्वारा इतना टॉर्चर किया गया कि एक होटल में कमरा लेता है और वहां पे वो सुसाइड कमिट कर लेता है। मामला अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। दोस्तों, इसी तरीके का एक मामला अभी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचता है। दिल्ली हाईकोर्ट में जो मामला पहुंचा उसमें शादी के मात्र 40 दिनों के अंदर पति के द्वारा सुसाइड कर लिया गया था और सुसाइड करने के बाद पत्नी के द्वारा पति के घर वालों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। एक तरफ पत्नी के घर वालों के द्वारा दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई जाती है, दूसरी तरफ पति के घर वालों के द्वारा अबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज कराई जाती है। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में दिल्ली हाईकोर्ट के इसी महत्वपूर्ण केस की और फैसले की जानकारी के साथ। तो जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि जो मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, इस मामले के फैक्ट क्या थे, किस तरीके का आर्गुमेंट हुआ और फाइनली दिल्ली हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा किस तरीके का फैसला दिया गया। इससे पहले कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बारे में बातचीत करें, सबसे पहले इस मामले के फैक्ट पर एक नजर डालते हैं। साथियों, एक व्यक्ति कृष्णानंद झा, जिसकी की शादी होती है 4 मार्च 2016 को बनारस में। शादी के बाद दोनों लोग बाहर घूमने जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया हनीमून ट्रिप पर। इसके बाद आके पुणे में रहने लगते हैं, क्योंकि हस्बैंड पुणे में ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही जल्दी दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है और शादी के मात्र 40 दिनों के अंदर 13 अप्रैल 2016 को पति सुसाइड कमिट कर लेता है। पति के द्वारा आत्महत्या कर लेने के बाद पत्नी की तरफ से दहेज उत्पीड़न, गाली गलौज, मारपीट, डाउरी की डिमांड को लेकर के हरिस करना, इन बातों को लेकर के 198A आदि की एफआईआर दर्ज कराई जाती है। दूसरी तरफ मृतक पति के पिता के द्वारा पत्नी और उसके मायके वालों के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अब दोस्तों, इसमें जो पति के घर वाले थे जिसने कि सुसाइड कर लिया था, उनके द्वारा 498A की एफआईआर को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चैलेंज किया जाता है। यह जो मामला था साथियों, श्रीमती करुणा सेजपाल गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये जो नंबर है 1593/2018, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी और अभी 8 अक्टूबर 2025 को इस मामले में फैसला दिया गया। अदालत ने अवलोकन किया पूरे मामले का, अच्छे से देखा। न्यायालय ने सबसे पहले यह जांचा कि क्या दिल्ली की अदालत को इस मामले का जुरिस्डिक्शन प्राप्त है, सुनवाई करने का जुरिस्डिक्शन प्राप्त है, क्योंकि जो सारी घटनाएं हुई थी टॉर्चर करने की, वह तो दूसरी जगह पे हुई थी, इसलिए जुरिस्डिक्शन उसको है कि नहीं। इस संबंध में अदालत रूपाली देवी बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, सुनीता कुमारी कश्यप बनाम स्टेट ऑफ बिहार जैसे महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देती है, जिनमें यह कहा गया था कि महिला पर हुए मानसिक उत्पीड़न के प्रभाव उसके पैतृक घर पर भी जारी रहते हैं और महिला का पैतृक घर था दिल्ली। इसलिए दिल्ली अदालत को जुरिस्डिक्शन प्राप्त है, क्योंकि निशा अपने पति की मृत्यु के बाद दिल्ली में रह रही है। तो इस तरीके से सबसे पहला जो इशू उठाया जाता है, न्यायालय के द्वारा जो देखा जाता है, वो जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार का देखा जाता है। इसके बाद अदालत मुख्य मुद्दे पर आती है कि क्या आईपीसी की धारा 498A 406/34 के तहत एफआईआर ठोस सबूतों पर आधारित है। जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्या प्रामा फेसाई एविडेंस हैं? न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा कि आरोप काफी हद तक निष्पक्ष और सर्वव्यापी थे।
जिनमें दहेज के लेन-देन या उत्पीड़न का कोई ठोस सबूत नहीं था। डाउरी के लेन-देन का और हैरेसमेंट का कोई ठोस सबूत नहीं था। सिर्फ टिकट बुक कराना या पारिवारिक मुलाकातों को उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। मतलब एक दूसरे के घर अगर लोग आ जा रहे हैं, आप टिकट दिखा दो कि हमने टिकट बुक कराया था वहां जाने के लिए, परिवार की मुलाकातें हो रही हैं, इसको यह नहीं कहा जा सकता कि उत्पीड़न किया जाता था। अदालत ने और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता का बयान कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है। एक जगह कहा गया कि मांग दिल्ली में हुई, दूसरी जगह कहा गया कि पुणे में हुई। ऐसे में विरोधाभास शिकायत की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। अदालत ने आगे कहा कि मृतक और उसकी बहन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट, उसका जब विश्लेषण किया, जिन्हें खुद निशा ने सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया, यानी उसकी पत्नी ने सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया था, इन संदेशों में किसी प्रकार के उत्पीड़न के संकेत नहीं मिले। पत्नी ने कुछ चैट दाखिल की कोर्ट में, उस चैट में कोई टॉर्चर का सबूत नहीं मिला। यह बातचीत यह दर्शाती है कि मृतक गहरे मानसिक तनाव में था, जबकि उसकी बहन उसे समझाने का प्रयास कर रही थी। यह बात अदालत ने कही दोस्तों, महत्वपूर्ण बात कही। और यह डिटेल में सब कुछ कहने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 498 के तहत यह मानते हुए कि यह स्पष्ट आरोप हैं, कानून के दुरुपयोग का हवाला देते हुए पति के परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले को रद्द कर दिया। यानी 40 दिन बाद, जिस शादी के 40 दिन बाद पति ने सुसाइड कर लिया था, उसके सुसाइड के बाद उसके परिवार वालों को दहेज उत्पीड़न का केस फेस करना पड़ा था, उस एफआईआर को रद्द कर दिया। श्रीमती करुणा सेजपाल गुप्ता वर्सेस अन्य का जो मामला था, इसकी पूरी डिटेल मैंने स्क्रीन पे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए यह भी कहा कि यह पूरी तरीके से कानून का दुरुपयोग है। अदालत ने पाया कि दहेज मांगने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, इसलिए इस मामले की कार्यवाही जारी रखना न्याय के विपरीत होगा। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी जिक्र किया दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिगंबर बनाम महाराष्ट्र 2024 का मामला था। लक्ष्मी नारायण बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना, मैंने उस केस पे भी वीडियो बनाया था, लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिटेल आई बटन में मिल जाएगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। उसका भी हवाला दिया और स्पष्ट रूप से अदालत ने माना कि वर्तमान शिकायत स्पष्ट रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह भी कहा कि सिर्फ समान आरोप हैं, बिना सबूत धारा 498 आईपीसी को लागू नहीं कर सकते। इस तरीके से थाना बिंदापुर नई दिल्ली में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर जरूर सिर कर दें। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।